साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक महत्वपूर्ण फैसला जो है मैं डिस्कस करूंगा, जो कि जुड़ा हुआ है कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन से जो टोटली जो है अनअकाउंटेड है, जिनका कोई भी आधार नहीं है, जिनका कोई भी सोर्स ऑथेंटिकेशन नहीं है, पर ये ट्रांजेक्शन्स जो हैं यूजुअली शो करके जो कंसर्न प्लेंटिव हैं या कंसर्न आवेदक हैं वो कोर्ट से जो है रिलीफ ले जाते हैं। उनकी इस स्थिति को रोकने के लिए, उन पर लगाम लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। फैसले का टाइटल है द कॉरेस्पॉन्डेंस RBANMS एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर्सेस B गुनाशेखर। पिटिशन नंबर है 13679/2022 और जजमेंट जो है प्रोनाउंस हुआ है दिनांक 16/4/2025 को। जजमेंट किसके लिए हेल्पफुल है? उस कैटेगरी के लिए जहां पर चेक केसेस हैं। कई बार आप सब जानते हैं कि जो कंसर्न आवेदक है वो 2 लाख से ऊपर का अमाउंट भर के चेक लगा देता है। ये ट्रांजेक्शन हुआ या नहीं हुआ, इट इज़ अ केस ऑफ टोटली स्पेकुलेशन। ट्रांजेक्शन जो है वो होता है अनअकाउंटेड। तो आप जब भी संभावित डिफेंस जो है रेज करते हैं तो उस डिफेंस का पार्ट ये भी होता है कि देयर इज़ नो ट्रांजेक्शन। तो कोर्ट ने ये स्पेसिफिक किया है कि जिन मामलों में ट्रांजेक्शन 2 लाख से ऊपर है, तो ऐसी स्थिति में ये ड्यूटी है कंसर्न कोर्ट की। अगर उनके संज्ञान में ये फैक्ट आता है तो इस मैटर को रिपोर्ट करें वो ITO को, और ITO अपने उस कंसर्न केस में जांच करे और वो रिपोर्ट जो है आफ्टर हैविंग अ ड्यू वेरिफिकेशन कोर्ट को सौंपे, ताकि कोर्ट उस कंसर्न ट्रांजेक्शन की प्रॉपर स्क्रूटनी कर सके और वास्तव में वो ट्रांजेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, उसका जो आधार है, उसका जो बेस है, उसको डिटरमिन कर सकें। क्लियर हो गया अपने को साथियों। इसके अलावा कोर्ट ने जो है इंस्ट्रक्शंस दी है कंसर्न रजिस्ट्रार को भी कि जब भी आपके पास ऐसी कोई सेल आती है जहां पर ट्रांजेक्शन तो बताया गया है पर वो ट्रांजेक्शन कैश में है, अनअकाउंटेड है और अमाउंट जो है 2 लाख से ऊपर है, तो आप मैटर रिपोर्ट करेंगे ITO को विदाउट एनी फेल। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके विरुद्ध डिपार्टमेंटल एक्शन होगा। कुल मिला के हम डार्क इकोनॉमी नहीं चाहते। साथियों अब आते हैं हम इस केस के फैक्ट के ऊपर। क्या है इस केस के फैक्ट, पर उससे पहले हमको ये बात भी यहाँ पर लिख लेनी है, सेटल कर लेनी है कि कई ऐसे मैटर्स हैं, उदाहरण के लिए डावरी हैरेसमेंट के मैटर, जहाँ पर डावरी देना जो है लड़की वाले कहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि अमाउंट जो है वो 2 लाख से ऊपर होता है, उसका कोई सोर्स नहीं होता है कि क्या वो कैपिटल का पार्ट है या वो रेवेन्यू का पार्ट है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर जो कंसर्न ट्रांजेक्शन है उसकी क्या लीगलिटी है, उसमें भी ये जजमेंट जो है आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। अब जजमेंट क्या है, इसका बेसिस क्या है, उसको अपन जो है देखते हैं। साथियों बेसिकली इस केस में क्या हुआ था कि एक बात जो है पेश हुआ था, उसमें कंसर्न जो रेस्पोंडेंट है उसका कहना यह था कि जो कंसर्न प्रॉपर्टी है उसमें हमारा अधिकार है। अधिकार बताने के लिए उन्होंने कोर्ट के सामने एक डॉक्यूमेंट रखा जो था एग्रीमेंट टू सेल। इट हैड बीन एग्जीक्यूटेड बिटवीन द कंसर्न पार्टीज। जो पार्टीज थी वो उस कंसर्न प्रॉपर्टी की मालिकाना हक नहीं रखती थी, केवल उन्होंने एग्रीमेंट टू सेल किया, उसके बेसिस पर एक ट्रांजेक्शन जो है शो किया और ये कहा कि 9 करोड़ में जो है सौदा तय हुआ है, 75 लाख रुपए जो है एज ए एडवांस दे दिए गए। अल्टीमेटली इनका कहना यह था कि जो कंसर्न अपीलांट है, मीन्स जो रेस्पोंडेंट है, इस मामले में उतारू हो रखा है टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी टू अ थर्ड पार्टी। ऐसे सिनेरियो में स्थायी इंजंक्शन जो है दिया जाए और उसको जो है रोका जाए ताकि वो प्रॉपर्टी में कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट जो है क्रिएट ना कर सकें। यहाँ पर जो अपीलांट है या जो रेस्पोंडेंट है बेसिकली एक ट्रस्ट है और जो ये कंसर्न इंस्टीट्यूशन है इसके मार्फत जो शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं उसको संपन्न करता है। साथियों इस मामले में उन्होंने ऑर्डर 7 रूल 11 CPC का एप्लीकेशन लगाया, ट्रायल कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, हाई कोर्ट ने भी जो है जजमेंट को अपील रखा, मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। इनका कहना यह था कि ये केस जो है मेंटेनेबल नहीं है, इट इज़ टोटली अ फिक्टिटियस केस। बेसिकली इस केसेस के बेसिस पे जो कंसर्न प्रॉपर्टी है जिसका मैं मालिक हूँ उसको जो कंसर्न रेस्पोंडेंट है उसको हड़पना चाहता है। इनका कहना यह है कि जो कंसर्न प्रॉपर्टी है, चूँकि मैं इसका ऑनर हूँ, देन मियर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी एग्रीमेंट और एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी राइट जो है प्रॉपर्टी में कंसेंट जो रेस्पोंडेंट है उसके क्रिएट नहीं करता है। अगर वो ऐसा डॉक्यूमेंट लेके आता भी है तो इस बेसिस पे कोई भी ऑनरशिप वो क्लेम नहीं कर सकता, कोई भी टाइटल जो है वो क्लेम नहीं कर सकता, इवन जो ट्रू ऑनर है उसके अगेंस्ट कोई भी रेमेडी जो है वो क्लेम नहीं कर सकता है। इन्होंने रिलाई किया ऑन लीगल प्रोविजन दैट इज सेक्शन 54 ऑफ TP एक्ट। इसके अलावा रिलाई किया ऑन साइटेशन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो कि है 2004 वॉल्यूम 8 SCC पेज 614, 2012 वॉल्यूम 1 SCC पेज 656। इनका कहना यह था कि जो भी पेमेंट बताया गया है उसके समर्थन में कोई भी एविडेंस नहीं। मियर सूट फॉर इंजंक्शन विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल नॉट मेंटेनेबल, जिसपे जो साइटेशन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का
उसको आप लिख लीजिए, झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड बनाम देदार सिंह। साइटेशन है 2019 वॉल्यूम 17 SCC पेज 692। इनका कहना यह था कि चूंकि यहाँ पर प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, प्रॉपर जो है इनके पास टाइटल नहीं है, प्रॉपर जो है इनके पास कोई भी राइट्स नहीं है प्रॉपर्टी में, ऐसे सिनेरियो में कॉन्टिन्यूस ऑफ द प्रोसीडिंग वुड बी अब्यूज ऑफ लॉ। रेस्पोंडेंट ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने कहा कि जो स्कोप है ऑर्डर 7 रूल 11 CPC का, वो ये भी है कि जो गलत सिविल मुकदमे जो है कोर्ट में रहते हैं उनको फिल्टर करना। जहाँ पर दावा जो है स्पेसिफिक नहीं करता है प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन, या प्लीडिंग जो है वो आउटकम है क्लेवर ड्राफ्टिंग का, या इल्यूजरी मीन्स एक भ्रामक कॉज ऑफ एक्शन जो है बता करके रेमेडी जो है सीख करी गई है, वहाँ पर ऑर्डर 7 रूल 11 CPC लाई करेगा और रेमेडी जो है कंसर्न रेस्पोंडेंट के पक्ष में दी जा सकती है। हालांकि स्कोप बहुत लिमिटेड है, पावर शुड बी एक्सरसाइज स्पेरेंगली, पर जहाँ पर ऐसी स्थितियाँ हैं वहाँ पर पावर को एक्सरसाइज करना चाहिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहाँ पर सेल डीड होगा तो उस कंडीशन में सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है 1908 का, उसका प्रोटोकॉल जो है लागू हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है अगर रजिस्टर्ड हो गया है इन कैटेगरी ऑफ सेल डीड तो वहाँ पर प्रॉपर जो है टाइटल है उस ऑनर के पास में। पर जहाँ एग्रीमेंट टू सेल है तो बेसिकली कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए वेंडर एक प्रॉमिस कर रहा है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को कन्वे कर दूंगा। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं टाइटल डीड जो है करूँगा एग्जीक्यूट, और जिसके बदले में आपको मुझे रुपया जो है देना होगा, जिसको हम कहते हैं द प्रॉपर लीगल कॉन्सिडरेशन, और जिस संबंध में धारा 54 TPAct के प्रोटोकॉल लागू हो जाएंगे। और इस पूरे प्रोसेस में एक शर्त यह भी है कि कंसर्न प्रॉपर्टी का पोजीशन जो है वो कंसर्न व्यक्ति को जो है जो परचेजर है उसको ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है देन सेल जो है कंप्लीट नहीं होगा और ये धारा 54 TPAct का उल्लंघन होगा। यहाँ पर हालांकि ये प्ली था कंसर्न रेस्पोंडेंट का कि हमें धारा 53A TPAct का प्रोटेक्शन है, तो उसके लिए भी कोर्ट ने स्पेसिफिक कर दिया कि अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको 5 कंडीशंस जो है फुलफिल करनी होगी। सबसे पहली बात, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट एंड इट मस्ट बी इन राइटिंग। दूसरी बात, इट मस्ट बी विद द ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी। तीसरी बात, जो कंसर्न ट्रांसफरी है मीन्स जो परचेजर है उसको प्रॉपर्टी का पोजीशन जो है मिल जाना चाहिए। चौथी बात, कोई भी सूट प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट पेंडिंग नहीं होना चाहिए, जिसके लिए आप धारा 52 TPAct पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो कंसर्न सब्सिक्वेंट परचेजर है या जो प्रोस्पेक्टिव परचेजर है उसके पास राइट होना चाहिए टू हैव द स्पेसिफिक रिलीफ, जिसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के प्रोटोकॉल जो है लागू हो जाएंगे, जिसमें धारा 16C, धारा 20, धारा 34 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कोर्ट ने कहा चूँकि ये शर्तें यहाँ फुलफिल नहीं हो रही है जिस कारण ये केस मेंटेनेबल नहीं है, तो कोर्ट ने केस को जो है रिजेक्ट कर दिया। और अंत में कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि वो सभी मामले जहाँ पर ट्रांजेक्शन है कैश में है, उस सिनेरियो में ये उल्लंघन है इनकम टैक्स एक्ट का। चूँकि ऐसा ट्रांजेक्शन अगर रिकॉर्ड पर आता है तो डेफिनेटली वी कुड कंक्लूड दैट कि डार्क इकोनॉमी को जो है ये प्रमोट कर रहा है, जबकि कोई ऐसी मंशा जो है गवर्नमेंट की नहीं रही है कि डार्क इकोनॉमी जो है बने और प्रमोट हो। अल्टीमेटली जो कंसर्न गवर्नमेंट है वो चाहती है कि ट्रांजेक्शन जो है वो जेन्युइन हो, इसलिए कोर्ट ने स्पेसिफिक कर दिया कि जब भी कंसर्न कोर्ट की जानकारी में ये फैक्ट आता है कि ट्रांजेक्शन जो है वो 2 लाख से ऊपर है, तो वहाँ कंसर्न कोर्ट की ये ड्यूटी है कि वो इस मैटर को रेफर करेगा ITO को, और जो ITO है इस मामले की जांच करेगा और रिपोर्ट जो है कोर्ट को सौंपेगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि वो सभी मामले जहाँ पर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस हैं, ट्रांजेक्शंस जो है 2 लाख से ऊपर के हैं, अनअकाउंटेड हैं, अनस्पेसिफिक हैं, तो वहाँ पर इस जजमेंट की लाइट में आप अपना आवेदन जो है कंसर्न जो मजिस्ट्रेट साहब है उनको दे सकते हैं, ताकि वो मैटर को जो है रेफ़र कर दें ITO को। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो हमारे पास जो है रेमेडी फर्दर है, बट एट द इंसेप्शन हमको रेमेडी के लिए जो है कोर्ट को आवेदन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अगर हम नहीं लिखेंगे या अपने राइट्स को जो है अवॉइड करेंगे तो वहाँ परजुरी हमें ही कॉज होगी। तो कुल मिला के स्वागत किए जाने योग्य जजमेंट है और बड़ी राहत देता है ये उन सभी व्यक्तियों को जो गलत फंसा दिए गए हैं, या एक गलत ट्रांजेक्शन जो है शो करके ये दिखा दिया गया है कि देयर इज़ अ ट्रांजेक्शन बट एक्चुअल में वो ट्रांजेक्शन नहीं है, पर उसकी सत्यता क्या है, सही स्थिति क्या है, उसकी जांच भी कैसे होगी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी प्रोटोकॉल को जो है यहाँ पर इंकॉर्पोरेट किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट जानकारी जो है साझा करी है एज़ पर गाइडलाइंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। साथियों, जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।